चलिए अब इसके बाद हम शुरू करेंगे, एक एक विटामिन के बारे में देखेंगे, उसके रासायनिक नाम के बारे में देखेंगे और साथ ही उसकी कमी से होने वाले रोग के बारे में देखेंगे। इसमें स्रोत है लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जहाँ पर इम्पॉर्टेंट होगा मैं आपको बता दूंगा। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं विटामिन ए। ठीक है, विटामिन ए, इस विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल, यानी कि जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी में, साइंस की टर्मिनोलॉजी में से क्या कहते हैं, विटामिन ए को रेटिनॉल। ये हो गया पहला जून। यहाँ से पूछता है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो रेटिनॉल है। इसे कैसे दे रहा है आजकल, मैच द फॉलोइंग करके 4 विटामिन के नाम देंगे, 4 तरफ उसके रासायनिक नाम दे देंगे। तो विटामिन ए का रेटिनॉल, यहाँ से अ और यहाँ से रे, तो इसे याद रखिएगा अ रे, रेटिनॉल। ये हो गया विटामिन। इसकी कमी से होने वाला रोग, तो विटामिन ए की कमी से मुख्य रूप से हमारे नेत्र पर उसका प्रभाव पड़ता है। जब भोजन में विटामिन ए की कमी हो जाती है तो उसका प्रभाव हमें कहाँ पड़ेगा, नेत्र में दिखाई देगा, आंखों पर उसका प्रभाव पड़ता है। द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए विल कॉज ऑन द अफेक्ट ऑन आई, है ना, इट विल कॉज अफेक्ट ऑन आई। तो द डिफिशियंसी ना, देखिए विटामिन की मात्रा ज़्यादा होने पर रोग प्रमुखता से दिखाई नहीं देते हैं, उसको इंडिविजुअल उसका नाम नहीं दिया गया, उसे एक साथ हाइपर विटामिनोसिस कह दिया जाता है। मुख्य रूप से आपको विटामिन की कमी से ही रोग मिलेंगे। तो विटामिन ए की कमी का प्रभाव किस पर पड़ता है, आंखों पर पड़ता है। तो जैसे आंखों पर होने वाला रोग है जिसे हम हिंदी में कहते हैं रतौंधी और इंग्लिश में कहलाता है नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी या नाइट ब्लाइंडनेस होगा। दूसरा ऐसी इसकी कमी से एक और रोग है जो कहलाता है ज़ीरोफ्थैल्मिया। क्या कहलाता है, ज़ीरोफ्थैल्मिया। इसे इंग्लिश में याद रखिएगा, ज़ीरोफ्थैल्मिया। ये दोनों किससे रिलेटेड है, आंखों से रिलेटेड है। रतौंधी नाइट ब्लाइंडनेस, जिसमें रात में स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है, दिखता है लेकिन स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है। ज़ीरोफ्थैल्मिया, इसमें जो आंख की त्वचा, मतलब आंख की जो सबसे बाहरी परत होती है जिसे कॉर्निया कहते हैं, वहाँ कुछ चेंजेस होने लग जाते हैं, ड्राई होने लग जाता है, ये कहलाएगा रतौंधी। इसके अलावा त्वचा में भी संक्रमण, स्किन में भी इन्फेक्शन हमें दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग। इसमें बहुत सारे इसके स्रोत हैं, यहाँ पर उसके सोर्सेस हैं, जिसमें सबसे प्रमुख सोर्स है वो है गाजर। ठीक है, प्रमुख सोर्स क्या है, गाजर है। तो आपने सुना होगा ना कि हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जब आंख में कमजोर हो जाए, चश्मा लग जाए तो क्या खाना चाहिए, गाजर खाना चाहिए। क्यों ऐसा कहते हैं कि गाजर में एक घटक पाया जाता है जो कहलाता है कैरोटीन। क्या कहलाता है, कैरोटीन। यही जो कैरोटीन है वो प्रिकर्सर है किसका, रेटिनॉल का। मतलब वो जो कैरोटीन है वो रेटिनॉल बनाने में मदद करता है। इसीलिए गाजर जो है वो विटामिन ए का एक अच्छा सोर्स है, पहला गाजर। दूसरा होता है मछली का तेल। ठीक है, मछली का तेल, सामान्य तौर पर इसे मछली का तेल कह दिया जाता है। तो एक्चुअली मछली से पूरा उसको पकाकर तेल नहीं निकालते हैं। एक मछली है जिसे कहते हैं कॉड, तो जो कॉड है उसका लीवर, उस लीवर से वो एक अच्छा सोर्स होता है विटामिन ए का। इसीलिए मछली का तेल, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं कॉड लीवर ऑयल, कॉड एक मछली की वैरायटी है, उसके लीवर को ऑयल। आपने बचपन में देखा होगा कि स्कूल में आपको विटामिन ए का सिरप दिया जाता था येलो कलर का, जिसमें बहुत स्मेल आता था, वही है आपका कॉड लीवर ऑयल। तो गाजर, मछली का तेल, दूध, मांस और हरी सब्जियां, इन सब में थोड़ा थोड़ा अमाउंट में क्या पाया जाता है, विटामिन ए पाया जाता है। तो ये हो गया आपका पहला विटामिन, विटामिन ए। अगर मेंस में आता है विटामिन के बारे में लिखे तो इसी तरीके से आपको एक एक विटामिन के बारे में लिखना है। प्री में उसको फैक्ट के बारे में ध्यान देना है और मेंस में इसे इस तरीके से लिखते जाना है। वापस देखें, विटामिन ए को कहा जाता है रेटिनॉल। कैसे याद रखेंगे, रेटिनॉल। विटामिन ए की कमी से किस पर ज़्यादा प्रभाव दिखाई पड़ता है, किस अंग पर ज़्यादा प्रभाव दिखाई पड़ता है, तो नेत्र पर उसका प्रभाव दिखाई पड़ता है। दो बीमारियां हमें, दो डिजीज़ हमें दिखाई देती है, एक है रतौंधी, इट मीन्स नाइट ब्लाइंडनेस, एंड ज़ीरोफ्थैल्मिया। ठीक है, उसके बाद त्वचा में संक्रमण, इन्फेक्शन भी क्या दिखाई देता है, स्किन में दिखाई देता है। इसके स्रोत क्या हैं, तो इसका स्रोत हमें क्या क्या दिखाई देता है, गाजर है मुख्य रूप से। गाजर में आपको क्या दिखाई देगा, कैरोटीन दिखाई देगा। मुख्य रूप से हरी सब्जियां, दूध, मक्खन, अंडा, यकृत में ये दिखाई देता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब आते हैं हम दूसरा विटामिन, लाइन से एक एक विटामिन के बारे में पढ़ते जाएंगे। अब आते हैं हम विटामिन बी। तो बी के बहुत सारे प्रकार हैं, जैसे विटामिन B1। ठीक है, देखिए हम विटामिन B1, हमने बी और सी बस पढ़ा, तो विटामिन के हमें और बहुत सारे प्रकार मिलेंगे। ठीक है, चलिए एक करके शुरू करते हैं। विटामिन B1, एक, इसका रासायनिक नाम है थायमीन। क्या है, थायमीन। तो यहाँ से एक कर लीजिए और यहाँ से था कर लीजिए, एक था। अब आप आगे कुछ भी बना लीजिए, एक था टाइगर। ठीक है, एक था विटामिन, कौन सा विटामिन, B1। विटामिन B1 ये कहलाता है थायमीन। ठीक है, इसकी कमी से होने वाला रोग कहलाता है बेरी बेरी। क्या कहलाता है,
बेरी बहुत इंपॉर्टेंट है, बेरी रोग, ठीक है। बेरी रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन, अब देखिए पहले क्या पूछता था, बेरी की किस विटामिन की कमी से होता है, विटामिन बी दे देता था, लेकिन अब नहीं, अब थोड़ा सा आगे बढ़ रहा है। तो बी का कौन सा वेराइटी? तो बी का B1, ठीक है। तो विटामिन B1 जिसका रासायनिक नाम है थायमिन, एक था से याद रखेंगे। इसकी कमी से होने वाला रोग बेरी, मुख्य रूप से ये जो हमारा माउथ है, मुंह है, उसकी जो म्यूकस मेम्ब्रेन, जैसे मुंह है इसके अंदर में बहुत पतली झिल्ली जो उसकी म्यूकस मेम्ब्रेन कहलाती है, वहाँ पर इसका प्रभाव दिखाई पड़ता है। इसमें वहाँ पर जैसे छाले बन जाते हैं, ठीक है, गम्स पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। तो ये कहलाता है बेरी। इसके भी सोर्स यही हैं, दूध है, मांस है, यकृत है, ठीक है, अंडा है। मुख्य रूप से ये देखा जाए तो विटामिन B1 पाया जाता है सोयाबीन में। किसमें पाया जाता है? सोयाबीन में, ठीक है। सोयाबीन जो है वो विटामिन B1 का एक प्रमुख स्रोत है। इसके बाद याद रखिएगा कि सोयाबीन में प्रोटीन भी काफ़ी मात्रा में पाया जाता है, लगभग 40% प्रोटीन इसमें पाया जाता है। किसमें? सोयाबीन में। ये पूछ चुका है क्वेश्चन ना कि सोयाबीन में कितने प्रतिशत मात्रा पाई जाती है प्रोटीन की? 40%, मतलब काफ़ी ज़्यादा पाया जा रहा है। तो जितने भी आप जो हेल्थ प्रोडक्ट देखते हैं बॉडी का वेट बढ़ाने के लिए, ठीक है, तो उसमें क्या रहता है? मुख्य रूप से सोयाबीन ही रहता है, सोयाबीन का पाउडर रहता है, प्रोटीन का अच्छा सोर्स है। तो विटामिन B1 रिकॉल करें, विटामिन B1 एक था, तो इसका रासायनिक नाम हो जाएगा थायमिन। विटामिन B1 की कमी से बेरी, ठीक है, और दूध, मांस, यकृत, अंडा, हरी सब्जियां और मुख्य रूप से सोयाबीन में कितना प्रतिशत प्रोटीन है? 40% प्रोटीन पाया जाता है। ये हो गया आपका विटामिन B1। अब हम आते हैं विटामिन B2 और इसका जो रासायनिक नाम है वो है राइबोफ्लेविन। कैसे याद रखेंगे? यहाँ से 2 और यहाँ से री, तो ये हो जाएगा टूरी, ठीक है। ये है अरे, ये एक था और ये हो जाएगा टूरी। B2 जिसे हम कहते हैं राइबोफ्लेविन, B2 इसका दूसरा रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लेविन है। देखिए अगर आप अभी समझेंगे तो आप देख रहे हैं कि एग्ज़ाम में इसका इस तरीके से रासायनिक नाम बार बार पूछ रहे हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा? ये राइबोफ्लेविन। इसी कमी से होने वाला रोग जो कहलाता है किलोसिस, इसकी कमी से होने वाला रोग क्या कहलाता है? किलोसिस कहलाता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में? तो देखिए विटामिन B2 यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन, और इसकी कमी से चिलोसिस नहीं है ना चिलोसिस नहीं है, क्या है? किलोसिस। इसमें भी क्या होता है? म्यूकस मेम्ब्रेन और स्किन पर इसका इफेक्ट दिखाई पड़ता है, घाव जैसे बनना है, जैसे हम सामान्य भाषा में छाले होना कहते हैं। तो उसी तरीके से चेंजेस भी इसमें दिखाई देते हैं, हमें किलोसिस में दिखाई देते हैं। इसका भी जो स्रोत है वो यही है, लगभग दूध, मांस, यकृत, है ना, अंडा, हरी सब्जियां। तो इधर सोर्स में आपको इधर गाजर, मछली का तेल इंपॉर्टेंट है, यहाँ सोयाबीन इंपॉर्टेंट है, और इसमें इसका स्रोत जो है बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यहाँ हमने 3 विटामिन पढ़ा, विटामिन A दैट इज़ अ रेटिनॉल, विटामिन B1 दैट इज़ थायमिन, एंड विटामिन B2 दैट इज़ अ राइबोफ्लेविन। डिजीज विटामिन A किस पे प्रभाव पड़ेगा? नेत्र पे, जैसे रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस एंड ज़ीरोफ्थेल्मिया। दूसरा है आपका विटामिन B1, एक नंबर का रोग। एक नंबर जो रहता है उसके बहुत सारे क्या रहते हैं? शत्रु, दुश्मन रहे, दुश्मन को क्या बोलते हैं? बैरी। तो एक नंबर है तो इसलिए इसके कैसे हैं? बहुत सारे बैरी हैं, तो ये क्या कहलाएगा? बेरी। आप ट्रिक से याद रखिएगा, आप भूलेंगे नहीं। विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, 2 री, इसमें क्या होता है? किलोसिस, सोर्स है वही है। क्लियर हुआ यहाँ तक? तो ये हुआ 3 विटामिन एक साथ, आपको यहाँ तक समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट विटामिन के बारे में हम आगे बात करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट विटामिन के बारे में हम बात करते हैं। यहाँ तक समझ में आपको हमने क्या क्या देख लिया? विटामिन A देखा, विटामिन B1 देखा, विटामिन B2 देखा। अब आते हैं विटामिन B3। विटामिन B3 इसे कहा जाता है नियासिन। क्या कहा जाता है? नियासिन। मैं 3 को 3 लिख सकता हूँ, तीन न से हो गया नियासिन। इसका दूसरा नाम है निकोटिनिक एसिड, निकोटिनिक एसिड। तो आपको एग्जाम में कैसे पूछ सकता है? नियासिन किसका नाम है या निकोटिनिक एसिड किसका नाम है? तो किसका नाम है? विटामिन B3 का नाम है, ठीक है। विटामिन B3 जिसे हम क्या कहते हैं? नियासिन कहते हैं, ठीक है। नियासिन या निकोटिनिक एसिड। इसकी जो कमी है उससे होने वाला रोग कौन सा है? तो इसकी कमी से होने वाला रोग कहलाता है पेलाग्रा, ठीक है। पेलाग्रा बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। देखिए जो इस तरीके से स्पेसिफिक कोई रोग होता है ना, डिजीज़ होता है, उसे ज़रूर पूछता है, इसे उल्टा पूछेगा। पेलाग्रा किसी कमी से होता है? विटामिन C कमी से। पेलाग्रा किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन B3, ठीक है। 3 नियासिन या निकोटिनिक एसिड, ठीक है, ठीक। इसी कमी से होने वाला रोग पेलाग्रा भी त्वचा पर, मुंह पर होने, मतलब मुंह पर इसका इफेक्ट, मुंह और जीभ पर इसका इफेक्ट दिखाई देता है। इसके जो सोर्स है वही है, दूध है, मांस है, अंडा है ना, हरी सब्जियां हैं,
मुख्य रूप से अगर इसमें हम देखें तो फलियाँ, फली मतलब जैसे मूंगफली, तो वो दो हिस्सों में बढ़ता है। जैसे मूंगफली, लेग्यूम इंग्लिश में बोलता है, लेग्यूमिनेसी फैमिली, जिसमें लेग्यूम्स लाइक स्ट्रक्चर होगा। ऐसे फली उसमें आता है, मूंगफली आएगा, सेम आएगा, बीन्स आते हैं उसमें, बरबट्टी होगा, ठीक है। ये सब किस में आते हैं? फलियों में आते हैं, ठीक। तो ये हो गया आपका एक विटामिन, दैट इज़ अ विटामिन B3। विटामिन B3 दैट इज़ अ नोन एज नियासिन या निकोटिनिक एसिड। विटामिन B3 का रासायनिक नाम नियासिन या निकोटिनिक एसिड है। TNS याद रखेंगे। इसकी कमी से होने वाला रोग पेलाग्रा, जिसका प्रभाव त्वचा और जो माउथ है उसके म्यूकस मेम्ब्रेन पर, टंग्स पर हमें दिखाई देता है, जीभ में। इसके सोर्स हैं दूध है, मांस है, हरे सब्जियां हैं, अंडे हैं और फलियां, लेग्यूम्स वाले फल होते हैं। B3 अब क्या आएगा? B3 के बाद विटामिन B4, 4 नहीं है, विटामिन B5 है, ठीक है। क्या है? विटामिन B5, 5 है, तो 5 को बोलते हैं पेंटा। ये कहलाएगा पेंटाथिनिक एसिड। क्या कहलाएगा? पेंटाथिनिक एसिड। एसिड देख के आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा, ठीक है। यार एसिड है तो विटामिन कैसा हो सकता है? रासायनिक केमिकली वो हो सकता है, केमिकली स्ट्रक्चर वाइज अगर देखा जाए तो वो एसिड हो सकता है, ठीक है। तो B3 कहलाता है निकोटिनिक एसिड, वहीं B5 कहलाता है पेंटाथिनिक एसिड, ठीक है। क्या कहलाएगा? पेंटाथिनिक एसिड। इसमें कोई विशेष रूप से रोग नहीं है, इसमें आपको चर्म रोग दिखाई देगा, ठीक है। बच्चों में अगर B3 कम होता है तो बच्चों की वृद्धि कम हो जाती है, और बालों पर इसका प्रभाव देखा जाए तो बाल कैसे हो जाते हैं? सफ़ेद हो जाते हैं। कोई बहुत कुछ खास नहीं है। आप देखेंगे कि जितना भी विटामिन है उसकी जब डिफिशियंसी होती है, उसकी कमी होती है, तो उसका प्रभाव मुख्य रूप से कहाँ दिखाई पड़ता है? त्वचा पर, चर्म पर, यानी कि स्किन पर उसका प्रभाव दिखाई पड़ता है। तो अगर स्किन का ग्लो चाहिए आपको, खासकर कन्याओं को, है ना, चाहे तो सभी को, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि स्किन ग्लो करे, स्किन जो है वो हेल्दी रहे, तो आपको क्या अपने फूड में क्या मिलाना पड़ेगा? विटामिन लेना पड़ेगा। इसीलिए जब भी हेल्थ इशू होता है, हेल्थ से रिलेटेड कोई डिजीज़ होती है, तो उसमें जो भी उसका इन्फेक्शन कॉज कर रहा है उसके साथ साथ क्या देते हैं? हम विटामिन ज़रूर देते हैं, ठीक है। इसीलिए आप बच्चों में देखिए कि अगर बच्चों की वृद्धि कम है, इसका मतलब विटामिन्स की डिफिशियंसी हो सकती है। तो आपको क्या करना होगा? जो ये स्रोत हैं, जैसे दूध है, मांस है, अंडे हैं, हरी सब्जियां हैं, फलियां जैसे कि दाल है, तो उन सबको आपको देना चाहिए, जो कि प्रोटीन का भी अच्छा सोर्स है और विटामिन का एक अच्छा सोर्स उभर कर सामने आ रहा है, ठीक है। विटामिन B5 यहाँ भी यही है, सोर्स यही है, कुछ अलग नहीं है। तो हमने देखा B3 दैट इज़ द नियासिन या निकोटिनिक एसिड, उसी कमी से होगा क्या? आपका पेलाग्रा। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये है पेलाग्रा है। पेलाग्रा किसी कमी से है? B3 नियासिन की कमी से है। B5 पेंटाथेनिक एसिड, यहाँ पर चर्म रोग, इसमें बच्चों की वृद्धि कम हो जाती है और बाल सफ़ेद होना दिखाई देता है, ठीक है। B5। अब आते हैं विटामिन B6। 6 इसे कहा जाता है पायरिडॉक्सिन। क्या कहते हैं? पायरिडॉक्सिन कहते हैं, ठीक है। 6 और प्यारी, तो इसे मैं कैसे याद रख लूँ? क्या? छपरी, 6 से परी यानी कि पायरिडॉक्सिन, ठीक है। 5 का तो पेंटा है, कोई दिक्कत नहीं है। 3 का नियासिन हो गया। तो अब B6 जिसे हम कहते हैं पायरिडॉक्सिन, विटामिन B6 दैट इज़ अ पायरिडॉक्सिन। अगर इसकी कमी से देखा जाए तो इसकी कमी से सबसे पहले जो है वो हीमोग्लोबिन परसेंट, ब्लड का एक घटक है, ठीक है। ब्लड में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। तो जो विटामिन B6 है वो ब्लड का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज़ द हीमोग्लोबिन, इसके निर्माण में भाग लेता है। हीमोग्लोबिन ग्राम परसेंटेज में भाग लेता है, और इसी कमी से हीमोग्लोबिन का लेवल कम हो जाता है, और इस डिजीज़ को कहा जाता है एनीमिया, रक्ताल्पता या रक्त की कमी, ठीक है। क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हम एनीमिया कहते हैं। समझ में यहाँ तक? तो जब विटामिन B6 जिसे हम पायरिडॉक्सिन कहते हैं, ये रक्त का यानी कि प्रमुख घटक हीमोग्लोबिन है, उसके निर्माण में भाग लेता है, तो इसी कमी से क्या हो जाता है? एनीमिया हो जाएगा, ठीक है। और ये भी जो है चर्म रोगों का कारण है। जब इसी कमी से क्या होते हैं? स्किन पर इफेक्ट दिखाई देते हैं। चर्म रोग में उत्पन्न करने का कारण B6 भी है। इसके सोर्स वही है, कुछ इसमें स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है। क्लियर? विटामिन B6 बहुत इंपॉर्टेंट है। पायरिडॉक्सिन, ये जो पायरिडॉक्सिन है वो चर्म रोग उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है यहाँ पर एनीमिया। तो जो विटामिन B6 है, पायरिडॉक्सिन है, वो रक्त के निर्माण में भाग लेता है। इट विल हेल्प इन द ब्लड फॉर्मेशन, द ब्लड फॉर्मेशन इज नोन एज इरिथ्रोपोइसिस। तो इट विल हेल्प इन द इरिथ्रोपोइसिस, ये रक्त के निर्माण में भाग लेता है। मुख्य रूप से रक्त के किसके निर्माण में भाग लेता है? हीमोग्लोबिन की मात्रा उसके निर्माण में भाग लेता है। कौन? विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन। तो जब विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन की कमी होगी तो रक्त में हीमोग्लोबिन का लेवल कम हो जाएगा, और अल्टीमेटली एनीमिया यानी कि रक्ताल्पता, रक्त की मात्रा कम हो जाएगी, और ये कहलाएगा एनीमिया। इसके अलावा ये चर्म रोगों का भी एक बड़ा कारण हमें दिखाई देता है। तो हमने यहाँ 3 विटामिन पढ़ा। B3 दैट इज़ अ नियासिन या निकोटिनिक एसिड, इसकी कमी से होने वाला रोग पेलाग्रा।
विटामिन B4 है नहीं, विटामिन B5 पेंटाथेनिक एसिड, उसके बाद विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन, इसकी कमी से होने वाला रोग एनीमिया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? हमने पढ़ लिया विटामिन A, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B4 होता नहीं है, विटामिन B5 और विटामिन B6। चलिए आगे शुरू करें। तो हमने काफ़ी सारे विटामिन देख लिया, वापस एक बार रिकॉल करो। विटामिन ए दैट इज़ अ रेटिनॉल, विटामिन ए मेरे साथ रिकॉल करते जाइए। विटामिन B1 थायमिन, B2 टूरी राइबोफ्लेविन, विटामिन B3 नियासिन निकोटिनिक एसिड, विटामिन B4 नहीं है, विटामिन B5 पेंटाथेनिक एसिड, विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन। अब हम आते हैं विटामिन B7, मैं ऐसे लिख दूं विटामिन B7 ये कहलाता है बायोटीन। विटामिन B7 क्या कहलाएगा? बायोटीन कहलाता है। ठीक है, सात को क्या बोलते हैं? सात, इसको बोलते हैं बी, तो इसे याद रखेंगे सांबा, बा से बायोटीन। ठीक है, सांबा से याद रखिएगा, सात सा और बायोटीन का बा, सांबा। विटामिन B7 दैट इज़ नोन एज बायोटीन, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि नहीं पूछा है, थोड़ा सा नया नाम रहा है इसलिए नया नाम रखा गया है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा टफ हो जाते हैं यहाँ तक, इसलिए विटामिन B7 जिसका रासायनिक नाम क्या है? बायोटीन है। ठीक, इसकी कमी से क्या होता है? तो इसकी कमी से त्वचागत रोग होते हैं, स्किन डिजीज़ होगा और बालों का झड़ना दिखाई देता है। ठीक है, तो जिनको भी हेयर फॉल का प्रॉब्लम है तो उसमें क्या समझ में आ रहा है? विटामिन B7 की कमी है। इसीलिए अगर आप बी कॉम्प्लेक्स यानी कि विटामिन बी का जो पूरे विटामिन होते हैं, विटामिन बी के जितने टाइप्स हैं वो लेंगे तो आपका बालों का झड़ना बहुत हद तक जो है वो रुक जाएगा। आप ऐसे भी देखेंगे कि जब आप बाल का झड़ना है, सफ़ेद वाइटनिंग या उसका फॉलिंग के लिए जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको वो विटामिन के प्रिपरेशन जरूर देता है। तो विटामिन B7 सांबा से याद रखेंगे, इसका रासायनिक नाम है बायोटीन। त्वचागत रोग, बालों का झड़ना, वृद्धि में भी इफेक्ट करता है और इसके सोर्स वही हैं मांस, अंडा, यकृत। इसमें याद रखिएगा गेहूं भी विटामिन ए का एक अच्छा सोर्स हमें दिखाई देता है। ठीक है, ये हो गया B7, याद हुआ विटामिन B7। वापस एक बार रिकॉल करते हैं, विटामिन B7 का रासायनिक नाम है बायोटीन। ओके, उसके बाद यहाँ पर त्वचागत रोग दिखाई देते हैं, बालों का झड़ना दिखाई देगा, मांस, गेहूं, अंडा, सब्जी और फल इसके सोर्स हैं। ये हो गया विटामिन B7। अब आते हैं हम दूसरा विटामिन, 7 के बाद क्या आएगा? 8 नहीं है तो क्या आ जाता है? विटामिन B9। क्या है? विटामिन B9। इसका एक स्पेसिफिक नाम है दैट इज़ द फॉलिक एसिड। देखिए फिर से एसिड आ गया, फॉलिक एसिड। ठीक है, एक और आप याद रखिएगा कि ये जो बायोटीन है इसे एंटी कैंसर विटामिन भी कहा जाता है। ये बहुत अच्छा एक नया फैक्ट है। ठीक है, बायोटीन जो है वो कैंसर की चिकित्सा में अभी इसका प्रयोग किया जा रहा है, इसलिए इसे एंटी कैंसर विटामिन भी कहते हैं। किसे? बायोटीन को। अब आते हैं विटामिन B9 दैट इज़ अ फॉलिक एसिड। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं? रासायनिक रूप से क्या है? फॉलिक एसिड है। ये विटामिन B9 भी हीमोग्लोबिन परसेंट यानी हीमोग्लोबिन के निर्माण में मदद करता है और इसकी कमी से हीमोग्लोबिन का लेवल कम हो जाएगा और ये कंडीशन कहलाती है एनीमिया। क्या कहलाएगा? एनीमिया कहलाएगा। तो यहाँ से मुझे 2 क्वेश्चन तो मिल गए। एक ऐसे ही कौन था रक्त हीमोग्लोबिन के निर्माण में भाग ले रहा था? B6 पायरिडॉक्सिन, और दूसरा B9, 6 और 3 9। तो ये B9 दैट इज़ अ फॉलिक एसिड और इसी कमी से हीमोग्लोबिन का जो प्रतिशत है वो कम हो जाता है और ये कंडीशन कहलाती है एनीमिया। और इसके भी सोर्स यही हैं, दूध, मांस, अंडा, हरी सब्जियाँ, गेहूँ जो है वो इसके प्रमुख स्रोत हैं। The main sources of vitamin B9 are milk, egg, flesh यानी कि meat, and the cereals and green vegetables. Okay, vitamin B9 that is known as folic acid, and the deficiency of vitamin B9 will cause the decreased amount of hemoglobin and ultimately it will cause anemia. ठीक है, अल्टीमेटली वो क्या करेगा? एनीमिया कॉज करता है। अब आते हैं विटामिन B9, फिर 10 नहीं है, 11 नहीं है। अब सीधा आते हैं विटामिन B12। इसका रासायनिक नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, साइनोकोबालामीन। क्या नाम है इसका? साइनोकोबालामीन। विटामिन B12 ये क्या कहलाता है? साइनोकोबालामीन कहलाता है। ठीक है, साइनोकोबालामीन कहलाता है। इसकी कमी से भी एनीमिया होगा। ठीक है, इसकी कमी से भी, विटामिन B12 की कमी से भी एनीमिया होता है। अब पहली बार आप पढ़ेंगे तो एनीमिया का एक टाइप पढ़ेंगे जो कहलाता है परनीशियस एनीमिया। परनीशियस एनीमिया बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। अब ये तो
हीमोग्लोबिन B6 और B9 में हमने एनीमिया पढ़ा था हीमोग्लोबिन की कमी से। अब विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है? पर्नीशियस एनीमिया। ये खासकर बच्चों में दिखाई देता है। एक्चुअली जो विटामिन B12 है हम इसे बाहर के सोर्स से लेते हैं, जैसे कि मांस है, मांस में मिलेगा, दूध में मिलेगा, अंडा में मिलता है, हरी सब्जियों में मिलेगा, फलियों में मिलता है, ठीक है। तो एक्चुअली जो विटामिन B12 है इसको हमारा आंत यानी कि इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। जब वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा तो विटामिन B12 बिना एब्जॉर्ब हुए बॉडी से बाहर स्टूल यानी कि फिकस लेटरिन के रूप में बाहर निकल जाएगा। तो जो विटामिन जब बॉडी में विटामिन B12 की कमी हो जाएगी तो उससे होने वाला रोग कहलाता है पर्नीशियस एनीमिया। ये भी रक्त के निर्माण में भाग लेता है और इसी कमी से रक्त की जो मात्रा है वो कम हो जाती है, जिससे हम कहते हैं एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ एनीमिया है जो कहलाता है पर्नीशियस एनीमिया। इस पर्नीशियस एनीमिया में खासकर बच्चों में होता है, और जब ये बच्चों में होता है पर्नीशियस एनीमिया तो उनके स्टूल का कलर जो है वो ग्रीन हो जाता है। वो ग्रीन कलर के जो है वो मल है ना, फिकस जो है वो बाहर रिलीज़ करते हैं। ये कहलाता है पर्नीशियस एनीमिया। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन B12 का दूसरा नाम साइनोकोबालामिन, विटामिन B12 की कमी से होने वाला रोग पर्नीशियस एनीमिया। और इसमें क्या दिखाई देता है, कुछ और फैक्ट लिख लें। ये किस में दिखाई देता है? मुख्य रूप से ये बच्चों में दिखाई देता है। और इसमें मल कैसा निकलता है? हरे रंग का मल, ग्रीन स्टूल जो है वो पास करेगा। सोर्स क्या है? वही हरी सब्जियाँ, मांस में मुख्य रूप से आपका विटामिन B12 होगा। बाकी अगर नहीं है तो इसे मेडिसिन के फॉर्म में दिया जाता है। ये 3 हो गए, B7, सांबा, बायोटिन जो एंटी कैंसर विटामिन कहलाता है, विटामिन B9 दैट इज़ अ फॉलिक एसिड, और विटामिन B12 दैट इज़ अ साइनोकोबालामिन। तो आपसे ऐसे भी पूछ सकता है पर्नीशियस एनीमिया का कारण निम्न में से कौन सा है? तो B12 है। एनीमिया का कारण कौन कौन से विटामिन है? B6, B9 और B12 अगर ऑप्शन में दिया है तो B12 भी लेना है, ठीक है। एनीमिया का कॉज है पर्नीशियस एनीमिया, लेकिन है तो एनीमिया ना। तो आपसे पूछेगा रक्ताल्पता या एनीमिया निम्न में से किस विटामिन की कमी से होता है? अगर वो B6 पायरिडॉक्सिन ले रहा है, B9 भी दिया है, B12 भी दिया है और ऑल दिया है, तो आपको क्या लेना पड़ेगा? ऑल लेना पड़ेगा, ठीक है। पर्नीशियस एनीमिया बस पूछेगा तो क्या आएगा? साइनोकोबालामिन या विटामिन B12। क्लियर हुआ यहाँ तक? तो यहाँ तक अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर कंप्लीट होता है बी। तो जो बी कॉम्प्लेक्स के विटामिन हैं वो कंप्लीट हो गए। B1, B2, B3, B5, B6, B7, B8 नहीं है, B9, फिर 11 नहीं है, B12। तो यहाँ तक आपका कंप्लीट होता है बी, विटामिन बी। अब आगे पढ़ते हैं इसके आगे इसके बारे में। यहाँ तक हमने देखा कि जो विटामिन जो बी के जो पूरी सीरीज़ थी विटामिन बी के वो कंप्लीट होते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट विटामिन बचते हैं, हम एक साथ देखते हैं। तो बी हो गया, तो अब आते हैं विटामिन सी। यहाँ से भी विटामिन सी से कई क्वेश्चन पूछा गया है। तो विटामिन सी का जो दूसरा नाम है वो होता है एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक अम्ल या एस्कॉर्बिक एसिड। कैसे याद रखेंगे? सी और ए, तो ये है Ca, ठीक है, Ca, सी फॉर विटामिन सी। उसका दूसरा रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। अब इसका जो इसकी कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो स्कर्वी। कई बार पूछ चुका है स्कर्वी। विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? स्कर्वी। इसमें भी त्वचा पर, होठ पर छाले जैसे दिखाई देने लग जाते हैं, जीभ पर इसका प्रभाव पड़ता है, मसूड़े यानी गम्स पर इसका प्रभाव पड़ता है। ये कई बार पूछ चुका है। विटामिन सी का दूसरा रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड है। स्कर्विक इसकी कमी से होता है विटामिन सी स्कर्वी, विटामिन सी स्कर्वी, याद रखिएगा, ठीक है। इसका स्रोत क्या है? इसका जो स्रोत है वो है आंवला। जो मुख्य स्रोत है वो है आंवला। ये भी कई बार पूछ चुका है। विटामिन सी का सबसे मेन सोर्स, सबसे मुख्य स्रोत कौन सा है पूछेगा तो वो है आंवला, इंडियन गूसबेरी, इट इज़ नोन एज इंडियन गूसबेरी। तो आप क्या देखते हैं कि जो विटामिन सी है उसका सबसे मुख्य स्रोत क्या है? आंवला है। और नींबू वंश के जितने भी फल आते हैं, नींबू वंश के फल जैसे कि नींबू, संतरा, मौसम्बी, ये सब में क्या रहता है आपका? विटामिन सी ज़्यादा होता है। इसके अलावा टमाटर में भी विटामिन सी होता है और हरी सब्जियों में भी विटामिन सी होता है। तो ये इसके नेचुरल सोर्सेज हैं, ठीक है। मुख्य रूप से जो प्राकृतिक स्रोत क्या क्या है? आंवला। जिसमें भी जो खट्टा होगा ना, जैसे कि आंवला खट्टा है, नींबू खट्टा है, संतरा खट्टा है, मौसम्बी खट्टा होता है, टमाटर हल्का सा खट्टा होता है, तो ये सब जो इसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी, दैट इज़ द एस्कॉर्बिक एसिड। और इसी कमी से होने वाला रोग कौन सा है? स्कर्वी। तो जो विटामिन सी है इसके अलावा एक और क्या काम करता है? ये घाव को भरने में मदद करता है, वुंड हीलिंग में भी करता है। इसीलिए जब चोट लग जाती है तो आपको एक टेबलेट दिया जाता है लिम्सी, जिसमें क्या भरा रहता है? विटामिन सी होता है। विटामिन सी कम्प्लीटली उसमें क्या है? विटामिन सी है। तो जो विटामिन सी है मुख्य रूप से क्या करता है? घाव को भरने में मदद करता है, ठीक है। अब समझिए, लेकिन छत्तीसगढ़ में क्या बोलते हैं कि चोट लग जाएगा तो खट्टा नहीं खाना चाहिए, दैट इज़ अ मिथ, नहीं है।
मेडिकल साइंस में जब घाव लगता है तो उसे टमाटर खाने की सलाह दी जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें विटामिन सी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है। जितना ज़्यादा विटामिन सी होगा उतना ज़्यादा वो वुंड को हील करेगा, घाव को भरेगा। लेकिन हमारे यहाँ इसका उल्टा है, मीथ है। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको मीथ पता होना चाहिए कि क्या गलत है। ठीक है, ये हो गया आपका विटामिन सी। अब आते हैं विटामिन डी के बारे में। विटामिन डी से कहा जाता है कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का दूसरा नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। अब इसमें जो रोग हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये दो हिस्सों में बांट देते हैं, बच्चों में और वयस्क यानी कि बड़ों में। तो जब बच्चों में विटामिन डी की कमी होती है तो उससे होने वाला रोग कहलाता है रिकेट्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ चुका है रिकेट्स। ठीक है, तो बच्चों में विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है रिकेट्स। आप देखेंगे कुछ बच्चे जो होते हैं उनका पाँव इस तरीके से आपस में जुड़ जाता है, पैर ऐसे आपस में जुड़ जाते हैं तो पैर ऐसे बाहर की तरफ निकल जाता है। ये किसकी कमी से होता है? विटामिन डी की कमी से होता है। तो बच्चों में जब विटामिन डी की कमी होगी तो वो कहलाता है रिकेट्स, और जब बड़ों में विटामिन डी की कमी होती है तो वो कहलाता है ऑस्टियोमलेशिया। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसे उल्टा भी करके पूछता है। ठीक है, ऐसे पूछ दिया कि बच्चों में विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग, ऑप्शन में रिकेट्स नहीं दिया, ऑस्टियोमलेशिया दे दिया, तो आप दंड से क्या लगा देंगे? ऑस्टियोमलेशिया लगा देंगे। नहीं, बच्चों में जब होता है विटामिन डी की कमी से दैट इज़ नोन एज रिकेट्स, और बड़ों में जब विटामिन डी की कमी हो गई तो वो कहलाएगा ऑस्टियोमलेशिया। तो इसका जो सोर्स क्या है? तो वही है अंडा है, दूध है, मांस है, गेहूँ होगा, मतलब अनाज होते हैं। मुख्य रूप से इसमें एक और क्वेश्चन बनता है कि जो विटामिन डी है उसका निर्माण कहाँ होता है? तो जो हमारा स्किन है, स्किन में मेलेनिन पाया जाता है। ये मेलेनिन सूर्य के प्रकाश में जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं उसको एब्जॉर्ब करती है और बना देती है विटामिन डी। तो ऐसा कौन सा विटामिन है जिसका संश्लेषण जो सिंथेसिस है हमारे शरीर में होता है? तो विटामिन डी। ये भी एक बार क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक है, इसका निर्माण शरीर में होता है। ठीक है, शरीर में इसका एक प्रिकर्सर या पूर्व रूप बनता है, हाइड्रोकैल्सीफेरॉल बोलते हैं, हाइड्रोकैल्सीफेरॉल के फॉर्म में बनता है। आपके काम का नहीं है, काफ़ी डिटेल है। याद रखिएगा कि विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल कहा जाता है। विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स और बड़ों में ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग होता है। इसके सोर्स वही है और इसका निर्माण कहाँ होता है? तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में त्वचा में इसका निर्माण होता है। कहाँ इसका निर्माण होता है? त्वचा में इसका निर्माण होता है। ठीक है, कैसे होता है कि जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं, सूर्य के प्रकाश में उपस्थित पराबैंगनी किरणें हैं, उनके साथ हमारे त्वचा में उपस्थित मेलेनिन जो है वो रिएक्ट करता है और हाइड्रोकैल्सीफेरॉल यानी कि विटामिन डी का निर्माण करता है। तो विटामिन ए हो गया, विटामिन बी शुरू किए थे, B1, B2, B3, B4 नहीं, B5, B6, B7, B8 नहीं, B9, 10 नहीं, 11 नहीं, B12, विटामिन सी, विटामिन डी। अब आते हैं विटामिन ई। विटामिन ई, इसका रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। इसका रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल, विटामिन ई। तो एक समस्या होती है स्त्री और पुरुषों दोनों में, मेल और फीमेल में, जो है बांझपन, है ना, बांझपन, जिसे हम कहते हैं स्टेरिलिटी या इनफर्टिलिटी। ठीक है, तो जो जनन क्षमता, हिंदी में कहते हैं उसे हम जनन क्षमता, उसका रिप्रोडक्टिव जो कैपेसिटी है, तो एक्चुअली विटामिन जो ई है वो जनन क्षमता के लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल है। जो रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी है उसके लिए बहुत हेल्पफुल है विटामिन ई। ठीक है, तो इसे, और एक तो पहला काम, दूसरा काम जो हमारे स्किन का ग्लो होता है, ठीक है, स्किन का जो ग्लो होता है वो भी डिपेंड करता है किसके ऊपर? विटामिन ई के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसके दो नाम है, विटामिन ई के दो नाम आपको दिखाई देते हैं, एक है ब्यूटी विटामिन और दूसरा है एंटी स्टेरिलिटी विटामिन। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो अब मैं एक बात बताऊंगा, आप समझ जाएंगे। तो आजकल लड़कियां देखिएगा कि जब वो ब्यूटी पार्लर जाती है, हमेशा जाती है, ठीक है तो जब वो एक कैप्सूल रहता है, कैप्सूल ग्रीन कलर का कैप्सूल होगा, उसको कट करने के बाद उसको हाथ में लेके ऐसे करते हैं, तो एक्चुअली उसमें वो क्या रहता है? पूरा कंप्लीटली विटामिन ई होता है, जो स्किन पर पड़ने वाले रिंकल्स, झुर्रियों को दूर करता है। इसलिए इसे क्या कहा गया है? ब्यूटी विटामिन। तो जितने भी ब्यूटी प्रोडक्ट हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें थोड़ा अमाउंट विटामिन ई का रहता है, इसीलिए इसे क्या कहा गया है? ब्यूटी विटामिन कहा गया है। इसके अलावा विटामिन ई जो टोकोफेरॉल है वो स्टेरिलिटी यानी कि नपुंसकता, बांझपन को दूर करता है, इसलिए इसे एंटी स्टेरिलिटी विटामिन भी कहते हैं। तो इसकी कमी से होने वाले रोग, बांझपन, स्टेरिलिटी या इनफर्टिलिटी दिखाई देती है। त्वचा पर झुर्रियाँ इसकी कमी से दिखाई देती है। त्वचा जो है वो अपना ग्लो, उसका जो ग्लो है, इसका जो लक्ष्चर है, जिसकी आभा होती है, वो चली जाती है। इसे और क्या कहा जाता है? इसका रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल, ब्यूटी विटामिन, एंटी स्टेरिलिटी विटामिन। इसकी कमी से होने वाले रोग बांझपन है, त्वचा पर विकृति, चर्म रोग इसमें से दिखाई देती है। इसका जो सोर्स है, मुख्य सोर्स है, वो है अंकुरित अनाज।
स्प्राउट। अंकुरित अनाज सबसे जो बेस्ट सोर्स है विटामिन ए के बाकी सोर्सेस वैसे अंडे, दूध, मांस, सब्जियाँ। इसके अलावा जो सबसे प्रमुख जो इम्पॉर्टेंट है वो है अंकुरित अनाज। जो स्प्राउट रात में आप छोड़ दिया, पानी में डालने के बाद उसमें अंकुर उभर आते हैं, वो कहलाता है अंकुरित अनाज। तो ये हो गया विटामिन ई। विटामिन ई का दूसरा नाम, रासायनिक नाम टोकोफेरॉल, इसका दूसरा नाम है ब्यूटी विटामिन और एंटी स्टेरिलिटी विटामिन। इसकी कमी से बांझपन होता है, त्वचागत विकार उत्पन्न होते हैं। और अंडे, दूध, मांस, हरी सब्जियों के अलावा जो प्रमुख इसका स्रोत है वो है अंकुरित अनाज, दैट इज़ अ स्प्राउट। ये पूछ चुका है क्वेश्चन, ठीक है, ये पूछ चुका है, ये पूछ चुका है और ये पूछ चुका है। यहाँ से आप देखेंगे तो रिकेट्स कई बार पूछ चुका है, ऑस्टियोमैलेशिया पूछ चुका है, ठीक है। तो यहाँ तक होता है हमारा विटामिन जो कहलाएगा क्या, आपका विटामिन ई, बांझपन, ठीक है। एंड द लास्ट वन, तो यहाँ पर एक विटामिन और बचता है जो कहलाता है विटामिन के। तो विटामिन के बारे में भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो विटामिन के बारे में हम देखते हैं। द लास्ट वन, विटामिन के। विटामिन के का नाम है नैप्थोक्विनोन। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है, नैप्थोक्विनोन। सबसे जो इम्पोर्टेंट है विटामिन के का काम, विटामिन के जो है वो रक्त का थक्का बनने में, कोगुलेशन ऑफ ब्लड को कोगुलेट करने में, रक्त का थक्का बनने में इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। रक्त का थक्का बनने में इम्पॉर्टेंट होता है। अगर विटामिन के नहीं होगा तो रक्त का थक्का नहीं बनता है। तो इसमें जो मेन क्वेश्चन है वो है ये, ठीक है। रक्त का थक्का बनने के लिए, जैसे आपको कहीं चोट लगी तो चोट लगने के बाद थोड़ी देर तक ब्लीडिंग होती है, ब्लड बाहर आता है, उसके बाद कुछ समय के बाद ब्लीडिंग अपने आप बंद हो जाती है। तो क्या ऐसा फैक्टर है जो उस ब्लड को बहने को रोक देता है? तो वहाँ पर वैसे तो बहुत सारे फैक्टर हैं, क्लॉटिंग फैक्टर कहलाते हैं। तो उस क्लॉटिंग फैक्टर के अलावा विटामिन के रेफरेंस से अगर देखा जाए तो विटामिन के है जो क्या करता है, रक्त का थक्का बना देता है, ब्लड को कोगुलेट कर देता है, ठीक है। रक्त का थक्का बनाने में ये वही सब्जियों वगैरह में पाया जाता है। एक्चुअली इसका विटामिन के और कहाँ पर पाया जाता है, बनता कहाँ पर है, हमारे आंत में, इंटेस्टाइन में भी विटामिन का सिंथेसिस होता है, ठीक है। ये हो गया कंप्लीट आपका विटामिन्स। विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B5, विटामिन B6, विटामिन B7, विटामिन B9, विटामिन B12, फिर उसके बाद विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। यहाँ तक कंप्लीट होता है आपका विटामिन्स, जो प्री और मेंस के हिसाब से है। इसके बाद हम पढ़ते हैं विटामिन से रिलेटेड कुछ अदर फैक्टर्स, कुछ अलग फैक्ट जो बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ, विटामिन के तक आप कंप्लीट कर लिए, ओके। चलिए, तो यहाँ तक हमने विटामिन्स के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ लिया था। अब हम शुरू करते हैं कि कुछ ऐसे फैक्ट जो एग्ज़ाम में बार बार पूछते हैं, वन लाइनर फैक्ट है, उसे आप ऐसे ही याद रखते जाइएगा, एग्ज़ाम में बार बार पूछता है। सबसे पहले हम आते हैं विटामिन B7, ठीक है। तो B7 जिसे हमने क्या कहा था, 7 सांबा बायोटीन। इसके साथ हमने क्या देखा था कि ये कैंसर की चिकित्सा में काम आता है, इसीलिए इसे एंटी कैंसर विटामिन भी कहा जाता है। तो जो कैंसर के पेशेंट है एक्चुअली उनका ट्रीटमेंट तो दूसरा है, उसमें हम जो है वो कीमोथेरेपी के बारे में देखेंगे, आगे पढ़ेंगे। तो एक्चुअली उसके फूड में कैसा होना चाहिए, विटामिन B7 की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए, जो कि कैंसर के चिकित्सा में एक सहायक होता है। मुख्य रूप से इसकी चिकित्सा नहीं करता है, चिकित्सा में सहायक होता है। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, विटामिन B7 को एंटी कैंसर विटामिन कहा जाता है, ठीक है। कैंसर प्रतिरोधी विटामिन किसे कहा गया है, B7 को कहा गया। अब आते हैं विटामिन सी के बारे में देखते हैं। तो जो विटामिन सी है, इसकी कमी से होने वाला रोग कौन सा होता है, स्कर्वी। इसीलिए इसे एंटी स्कर्वी विटामिन भी कहा गया है, ठीक है। विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड, जिसका प्रमुख स्रोत क्या पढ़ा हमने, आंवला, नींबू वंश के फल, खट्टे फल जितने भी हैं, टमाटर, हरी सब्जियां। तो ये हो गया विटामिन सी। कॉलिन, कॉलिन भी एक श्रेणी है, फूड फैक्टर ही होता है। इसकी कमी से जो लीवर है उसमें फैट डिपॉजिट हो जाता है। तो विटामिन सी की कमी से क्या होता है, फैटी लीवर, लीवर में फैट का डिपोजिशन होने लग जाता है। विटामिन डी और विटामिन B2, तो जो विटामिन डी और B2 हैं, इनका मानव शरीर में संश्लेषण होता है, ठीक है। मानव शरीर में संश्लेषण, द सिंथेसिस। तो ऐसे कौन से दो विटामिन हैं जिनका मानव शरीर में संश्लेषण होता है, विटामिन डी हमने देखा था, विटामिन डी जिसे कैल्सीफेरॉल कहा, कॉलीकैल्सीफेरॉल कहा। ये सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में उसमें जो पराबैंगनी किरणें होती है वो मेलेनिन के साथ रिएक्ट कर देती है, कॉलीकैल्सीफेरॉल बनाती है, वही जो है विटामिन डी बनाता है। तो जो विटामिन डी है और विटामिन B2 राइबोफ्लाविन, तो ये जो होता है इन दोनों का मानव शरीर में संश्लेषण होता है। ये अच्छा क्वेश्चन है कि मानव शरीर में कौन कौन से विटामिन का संश्लेषण होता है, तो विटामिन डी और B2।
अब आते हैं विटामिन B1 थायमिन। तो जो B1 है ये जो होता है मुख्य रूप से गेहूँ या चावल, तो इसके छिलकों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? गेहूँ और चावल के, मुख्य रूप से जो है वो चावल के छिलकों में पाया जाता है आपका क्या? विटामिन B1। तो अगर चावल को बार बार धोया जाएगा तो उसके छिलकों में जो विटामिन B1 है वो तो नष्ट हो जाएगा। तो पूछता है क्वेश्चन कि ऐसा कौन सा विटामिन है जो अनाज को बार बार धोने से, मुख्य रूप से चावल को बार बार धोने से नष्ट हो जाता है? दैट इज़ अ विटामिन B1 का दूसरा नाम थायमिन। अब आते हैं बेरी। तो विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी। तो इसमें हमें क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं? तो जो शरीर की तंत्रिका तंत्र है, हमारा जो नर्वस सिस्टम है, वहाँ पर इसकी प्रॉब्लम दिखाई देती है। जो हृदय की पेशियाँ हैं वहाँ पर इसका प्रभाव दिखाई देगा, और अपचन, इंडाइजेशन। बात करते हैं तो जो विटामिन B1 है इसकी कमी, जिसे हम थायमिन कहते हैं, जो मुख्य रूप से अनाज या चावल के छिलकों पर पाया जाता है, तो इसका जी कमी से होता है बेरी। और इसके लक्षण में क्या दिखाए जाते हैं? तंत्रिका तंत्र, जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो बिगड़ जाता है। जो हृदय की मांसपेशियाँ, हृदय की पेशियाँ, कार्डियक मसल सही तरीके से काम नहीं कर पाती है, और एक अपच यानी कि इंडाइजेशन भी हमें दिखाई देता है। ठीक है, विटामिन B1 ये कहाँ पाया जाता है? मुख्य रूप से छिलकों में पाया जाता है। तो इससे पूछेगा कि ऐसा कौन सा विटामिन है जो या गेहूँ या मतलब चावल के छिलकों में पाया जाता है, तो वो कौन सा है? अनाज के छिलकों में पाया जाने वाला विटामिन B1। ठीक है, अब आते हैं विटामिन B2, जिसे हमने क्या कहा? राइबोफ्लेविन। ये सब आपके रिपीट करने के लिए है, उसका केमिकल नेम आपको रिपीट करते जाना है। विटामिन B2 दैट इज़ अ राइबोफ्लेविन, 2D से याद रखे थे, राइबोफ्लेविन। तो इसका एक और दूसरा नाम है, इसे कहा जाता है विटामिन G। क्या कहा जाता है? विटामिन G, बिट्टू जी। ठीक है, बिट्टू जी, टूरी राइबोफ्लेविन और बिट्टू जी। ठीक है, तो राइबोफ्लेविन किसका नाम है? विटामिन B2 का नाम है। विटामिन G किसका नाम है? तो B2 का नाम है। क्लियर? अब जो हमारा इंटेस्टाइन है, आंत है, तो ये आंत में कुछ हानिकारक जीवाणु भी रहते हैं, बैक्टीरियाज भी रहते हैं, और कुछ लाभप्रद, यूज़फुल एंड यूजलेस, यूज़फुल एंड हार्मफुल बैक्टीरिया दोनों होते हैं, जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक भी हैं। कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी हैं और कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो शरीर के लिए नुकसानप्रद होते हैं। तो इंटेस्टाइन में भी कुछ विटामिन का संश्लेषण होता है, देखा जाए तो यहाँ पर किसका किसका होता है? B1, और दोनों को जोड़ोगे तो B6, और इन दोनों को जोड़ोगे तो B7। इन तीनों का जो स्थान है, यानी कि जो कहूँ मैं निर्माण है, जिसका अवशोषण जो होता है वो कहाँ से होता है? ठीक है, अवशोषण या संश्लेषण कहाँ से होता है? सिंथेसिस, तो इंटेस्टाइन से होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। B1, B6, B7 ये जो है कहाँ गया? विटामिन D और B2 ये मानव के शरीर में है, और मानव के शरीर में भी अगर देखा जाए स्पेसिफिकली केवल इंटेस्टाइन में कौन सा है? तो B6, B1, B6 और B7। विटामिन C, जिसे एंटी स्कर्वी विटामिन कहा जाता है, ये घाव के भरने में सहायक होता है, इसीलिए ये वुंड हील करने में इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, विटामिन C जिसकी कमी से स्कर्वी होगा, इसलिए इसे एंटी स्कर्वी विटामिन कहते हैं। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये बार बार एग्जाम में पूछता है, तो इसे आप इस तरीके से याद करते जाइएगा। नोट्स में आपको काफ़ी सारा ये मिल जाएगा। क्लियर हुआ यहाँ तक? यहाँ कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, क्वेश्चन जिसे हम कंप्लीट करते हैं। तो विटामिन C एग्जाम में बहुत पूछता है, वापस से एक बार रिकॉल करें। विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है? स्कॉर्बिक एसिड। प्रमुख स्रोत है इसका आंवला, खट्टे फल, नींबू, हरी सब्जियाँ। विटामिन C के दो काम होते हैं, पहला ये घाव भरने में मदद करता है, दूसरा ये हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली, यानी कि हमारे बॉडी में इम्यूनिटी, रोगों से लड़ने की क्षमता के लिए भी कौन होता है? काम करता है आपका विटामिन C। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है। क्यों? अभी आप देखेंगे कि जो कोविड के इसमें, कोरोना के जो इस इन्फेक्शियस पीरियड में आपको जो भी विटामिन C रिच फ्रूट है, जैसे फ्रूट है या कहूँ मैं फूड है, उसको खाने की सलाह दी जाए। जैसे हरी सब्जियां हैं, आपके टमाटर है, संतरा है, नींबू है, खाने की सलाह दी जा रही है। क्यों? क्योंकि इसमें विटामिन C काफ़ी ज़्यादा मात्रा में, विटामिन C हमारे शरीर में इम्यूनिटी मतलब रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करने में एक प्रमुख कारक होता है। इसीलिए अभी विटामिन C को खाने के लिए सलाह दी जा रही है। ठीक है, तो विटामिन C के दो काम हैं, क्या क्या है? घाव को भरने में मदद करता है, और ये हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली यानी कि इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करता है। अब आते हैं विटामिन D। देखिए, तो जो सूर्य के प्रकाश में यूवी रेस हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज जिसे पराबैंगनी किरणें कहते हैं, ये मेलेनिन के साथ जुड़ जाता है, और मेलेनिन के साथ जुड़ के हाइड्रोक्सी कॉली कैल्सीफेरॉल बनाता है। यही जो है अल्टीमेटली किस में कन्वर्ट होता है? विटामिन D में कन्वर्ट होता है। हमने पढ़ा बार बार। क्वेश्चन कैसे पूछता है कि सूर्य के प्रकाश से
मनुष्य के शरीर में कौन सी विटामिन का निर्माण होता है? आप आंसर लगा लेंगे, विटामिन डी, कॉलीकैल्सिफेरॉल। विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स, बड़ों में ऑस्टियोमलेशिया। तो इसके कुछ और रूप हैं। D2 जो कहलाता है अर्गो कैल्सीफेरॉल, अर्गो कैल्सीफेरॉल, ये थोड़ा सा नेक्स्ट हो गया। और D3 ये है कॉलीकैल्सिफेरॉल, कॉलीकैल्सिफेरॉल, अर्गो कैल्सीफेरॉल एंड कॉलीकैल्सिफेरॉल, थोड़ा सा टफ हो गया। ये इस तरीके से वन लाइन सीधा फैक्ट पूछता है व्यापम में। D2 क्या है? अर्गो कैल्सीफेरॉल। D3 क्या है? कॉलीकैल्सिफेरॉल। और विटामिन डी किस रूप में बनेगा? हाइड्रोक्सी कॉलीकैल्सिफेरॉल के रूप में बनता है। हो गया। तो सूर्य के प्रकाश में त्वचा में किस विटामिन का निर्माण होता है? विटामिन डी का निर्माण होता है। निम्न में से किस विटामिन का शरीर में संश्लेषण होता है? विटामिन डी में होता है। पराबैंगनी किरणें किस रूप में परिवर्तित होकर कौन सा विटामिन बनाती है? विटामिन डी बनाती है। विटामिन ए, रासायनिक नाम रेटिनॉल, जिसकी कमी से क्या होता है? त्वचागत होते हैं, मुख्य रूप से नेत्रगत रोग होते हैं। ये मुख्य रूप से किसमें पाया जाता है? गाजर। ये क्या है? रेटिनॉल है। ठीक है, रेटिनॉल। ये इसका प्रिकर्सर कौन है? तो इसका प्रिकर्सर कौन है? कैरोटीन। इसका प्रिकर्सर कौन है? कैरोटीन। ये कैरोटीन किसमें पाया गया था? हमने क्या देखा था? गाजर में। तो ये जो कैरोटीन है वो उसका, ये किसका प्रिकर्सर? रेटिनॉल। मतलब कैरोटीन जो है वो रेटिनॉल बनाने में मदद करते हैं, रेटिनॉल बनाता है। जीरोप्थेल्मिया किसकी कमी से होगा? विटामिन ए की कमी से होगा। जीरोप्थेल्मिया कैसा रोग है? नेत्र रोग है, आई डिजीज़ है। क्लियर। उसके बाद ये पूछ सकता है, ये भी हमने पढ़ा था कि किस विटामिन की कमी से नेत्र रोग होते हैं? नेत्र रोग किस विटामिन की कमी से होते हैं? तो विटामिन ए की कमी से होते हैं। ठीक है, हमने पढ़ा। विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग कौन कौन से हैं? तो विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग हमने क्या देखा था? रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया देखा था। विटामिन डी का एक और काम है कि हमारे शरीर में जो कैल्शियम और फास्फोरस है, कैल्शियम और फास्फोरस, तो इन दोनों का उपयोग और संश्लेषण कौन करता है? विटामिन डी। मतलब यूज़ एंड सिंथेसिस कौन करेगा? विटामिन डी करेगा। आपने देखा ना कि दूध में केवल कैल्शियम होगा तो उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। आपने देखा है हॉर्लिक्स वाले विज्ञापन में। तो क्या देखते हैं कि कैल्शियम और फास्फोरस दोनों तब तक यूज़फुल नहीं है, उनका एब्जॉर्प्शन या सिंथेसिस दोनों तब तक नहीं होगा जब तक विटामिन डी नहीं रहेगा। अब विटामिन डी कब रहेगा? जब धूप में आदमी बाहर निकलेगा। तो आपके बच्चों को बाहर खेलने दीजिए, बाहर धूप में वो खेलेंगे तो उनको विटामिन डी मिलेगा। जितना विटामिन डी मिलेगा तो जो दूध में कैल्शियम और फास्फोरस है वो एब्जॉर्ब हो पाएगा और यूटिलाइज हो पाएगा। इसीलिए जो गांव के बच्चे होते हैं कि बाहर धूप में काफ़ी टाइम निकालते हैं, इसलिए उनकी हड्डियां मजबूत होती है बनिस्बत शहर के बच्चे जो घर में अंदर ही रहते हैं, बाहर खेलते नहीं हैं। तो कैल्शियम और फास्फोरस दोनों का उपयोग या दोनों का कहूँ मैं सिंथेसिस, संश्लेषण किसके द्वारा होता है? विटामिन डी के द्वारा होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कैल्शियम और फास्फोरस का संश्लेषण, सिंथेसिस और उसका उपयोग, यूटिलाइजेशन कब होगा? विटामिन डी के रहते तक ही होगा। तो विटामिन सी, विटामिन डी के बारे में देखा, विटामिन ई के बारे में देखा, जीरोप्थेल्मिया, आई डिजीज़ और विटामिन डी के बारे में देखा कि कैल्शियम और फास्फोरस का संश्लेषण और उपयोग किसके द्वारा होता है? तो विटामिन डी के द्वारा ये होगा। लास्ट फेज में आते हैं। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक बार वापस रिकॉल करते हैं, फिर ये कंप्लीट हो जाएगा। विटामिन ए, सबसे पहले विटामिन पढ़ा जिसे हमने कहा रेटिनॉल। तो विटामिन ए का एक दूसरा काम होता है कि शरीर में संक्रमण, इन्फेक्शन से भी रोकने से बचाता है। शरीर में संक्रमण को रोकने से बचाता है। एक्चुअली ये शरीर ना कहकर त्वचा होना था। त्वचा में संक्रमण से कौन बचाता है? विटामिन ए बचाता है। इसीलिए इसे एंटी इन्फेक्टिव विटामिन भी कहा जाता है। प्रति संक्रमण विटामिन, नया क्वेश्चन है, ठीक है। प्रति संक्रमण यानी कि एंटी इन्फेक्टिव विटामिन किसे कहा गया है? जो बॉडी को इन्फेक्शन से बचाएगा। तो एंटी इन्फेक्टिव विटामिन कौन सा है आपका? विटामिन ए है पहला। दूसरा एक नया क्वेश्चन है कि विटामिन ए का स्टोरेज, संग्रहण कहाँ होता है? यकृत। बहुत अच्छा क्वेश्चन, दोनों काफ़ी नए क्वेश्चन हैं, ठीक है। कि विटामिन ए का मतलब संग्रहण, स्टोरेज कहाँ होता है बॉडी में? विटामिन ए रुकता कहाँ है? तो कहाँ रुकता है? यकृत में रुकता है। होठों का फटना ठंड में दिखाई देता है, ये किस विटामिन की कमी से होता है? B2, वापस एक बार देखें, 2 राइबोफ्लेविन, 2G, तो ये क्या हो जाएगा? विटामिन जी, ठीक है। तो होठों का फटना किस विटामिन की कमी से होता है? B2 की कमी से होता है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। गुलाबी विटामिन, ये होता है B12, विटामिन B12 जिसका नाम है साइनोकोबालामीन, याद है? साइनोकोबालामीन। तो पिंक विटामिन, गुलाबी विटामिन किसे कहा जाता है? B12 को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इस विटामिन में क्या पाया जाता है? कोबाल्ट पाया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए कैसे पूछेगा।
पिंक विटामिन या गुलाबी विटामिन किसे कहा जाता है? B12 को। जरूरी नहीं कि B12 दे, हो सकता है उसका रासायनिक नाम दे दे साइनोकोबालामीन। तो विटामिन B12 साइनोकोबालामीन में कोबाल्ट पाया जाता है और इस कोबाल्ट का रंग हल्का गुलाबी होता है, इसीलिए गुलाबी विटामिन किसे कहा जाता है? B12 या साइनोकोबालामीन को कहा जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पिंक विटामिन किसे कहा जाता है? B2 B12 यानी कि साइनोकोबालामीन को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है। अब विटामिन की परिभाषा अगर देखा जाए तो विटामिन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। विटामिन क्या है? एक ऑर्गेनिक कार्बनिक एक यौगिक हैं जो हमारे शरीर में उपापचयी क्रियाएं होती है, मेटाबॉलिक जो एक्टिविटीज़ होती है उसमें उत्प्रेरक कैटलिस्ट की तरह काम करता है, मतलब उस क्रिया को वो बढ़ा देता है। ठीक है, तो हमारे शरीर में जितनी भी उपापचयी क्रिया है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है, उन सब में क्या करता है कि उसकी क्रियाओं को बढ़ाता है विटामिन। ठीक है, यहाँ पर एक और फैक्ट देखिएगा, नया फैक्ट है कि जो विटामिन सी है, एस्कॉर्बिक एसिड, वो विटामिन डी के अवशोषण में मदद करता है। कि कौन सा विटामिन है जो विटामिन डी के अवशोषण में, एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगा? तो विटामिन सी। विटामिन डी जो है सूर्य के प्रकाश में उसका सिंथेसिस हुआ, लेकिन उसको हमारे शरीर में एब्जॉर्ब करना है, तो एब्जॉर्ब करने के लिए कौन सा विटामिन हेल्प करता है? विटामिन सी। तो क्या देखते हैं कि विटामिन सी जो है वो विटामिन डी के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। पूछेगा आपसे कि विटामिन डी के अवशोषण यानी कि एब्जॉर्प्शन में कौन सा विटामिन उपयोगी है? तो विटामिन सी उपयोगी है। क्लियर हुआ? विटामिन सी कुछ और खूबियाँ देखते हैं हम विटामिन सी के बारे में। देखते हैं कि जो विटामिन सी है ये हमारे शरीर में स्टोर नहीं होता है। विटामिन सी स्टोरेज नहीं होता है, ये जल में घुलनशील है, पानी में घुल जाता है। पानी में घुल जाएगा इसीलिए स्टोर नहीं हो पाता है, क्योंकि जल में घुल जाएगा तो डेफिनेटली ये मूत्र यानी कि यूरिन के रूप में शरीर से बाहर निकल जाता है। आपसे पूछेगा कि कौन सा विटामिन मूत्र से के साथ शरीर से बाहर निकल जाता है? विटामिन सी। ठीक है, तो विटामिन सी की क्या खूबियाँ हैं कि ये शरीर में संग्रहित नहीं होता है, विटामिन सी जल में घुलनशील है और विटामिन सी जो है वो मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकल जाता है। क्लियर हुआ? ये हो गया आपका विटामिन सी। फिर हमने देखा था कि इंटेस्टाइन में अवशोषित होने वाले कैसे देखे थे? B1 B6 जोड़ोगे तो क्या आएगा? B7। इसके अलावा दो और हैं B12 और विटामिन के, नेप्थोक्विनम। तो इतने सारे जो विटामिन हैं उनका संश्लेषण सिंथेसिस कहाँ होता है? इंटेस्टाइन में होता है। B1 B6 B7 B12 और के। तो इसीलिए आप देखते हैं कि कई बार जब इनडाइजेशन होता है, ठीक है, जब खाना नहीं पचता है तो क्या दिया जाता है? B कॉम्प्लेक्स दिया जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से इन जो विटामिन की डिफिशियंसी है वो फुलफिल हो जाएगी। लास्ट विटामिन B6, ये ऐसा विटामिन है जो हमारे सपने को थोड़ी लंबी अवधि तक याद रखने में मदद करता है। पायरिडॉक्सिन, बड़ा अजीब टाइप से फैक्ट है ये। ठीक है, रिसर्च का फैक्ट है कि ऐसा कौन सा विटामिन है जो सपनों को यानी कि ड्रीम्स को लंबे समय तक याद रखने में मदद करता है? दैट इज़ अ विटामिन B6। ये कंप्लीट हुआ विटामिन्स। तो आज हमने विटामिन्स के फैक्ट के बारे में देखा, विटामिन्स के रासायनिक नाम देखा है, विटामिन की कमी से होने वाले रोगों के बारे में पढ़ा, उनके स्रोत यानी कि सोर्सेस के बारे में पढ़ा, फिर एग्जाम में रिपीटेडली पूछते हुए कुछ क्वेश्चन किए। यहाँ तक विटामिन्स कंप्लीट हुआ। आप विटामिन्स पढ़िए, उसके क्वेश्चन लगाइए। आपको कोई भी डाउट हो तो आप ग्रुप में उनसे पूछ सकते हैं। नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आपको नोट्स मिल जाएगा। तो होप आपको ये सेशन समझ में आया होगा। काफ़ी लेंदी सेशन है, पढ़िए, इत्मीनान से सुनिए, आपको चीज़ें याद हो जाएंगी क्योंकि ये प्री और मेंस दोनों में पूछा जाता है। ओके, थैंक यू वेरी मच। हेलो स्टूडेंट्स, हमने काफ़ी समय से साइंस का टॉपिक शुरू नहीं किया था, तो आज एक साइंस का एक नया टॉपिक शुरू करते हैं, दैट इज़ अ विटामिन। तो प्री और मेंस के हिसाब से देखा जाए तो प्री में विटामिन से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछते हैं। प्री में देखा जाए तो क्या पूछता है? तो पहले प्री के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, डाटा हम एक तैयार करेंगे। उसके बाद विटामिन के केमिकल नेम के बारे में पूछता है। सबसे इंपॉर्टेंट प्री और व्यापम में अगर देखा जाए, दूसरे एग्जाम में अगर देखा जाए तो विटामिन की कमी से होने वाले रोग, द डिजीज़ कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन, ये पूछता है। फिर एक और नेक्स्ट लेवल पे जाएँ, थोड़ा सा टफ अगर देखें तो अब जो है वो विटामिन के स्रोत, मुख्य जो स्रोत हैं, जो मेन सोर्सेज हैं, उसके बारे में पूछता है लगातार। तो आज के सेशन में विटामिन के बारे में कंप्लीट करेंगे और विटामिन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं आज हम वो रिकॉल करेंगे और एक सेशन में आज हम इस विटामिन को कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं विटामिन के बारे में। तो हम पहले विटामिन के बारे में कुछ फैक्ट देख लेते हैं जो फैक्ट बार बार पूछा जाता है। तो सबसे पहले विटामिन की अवधारणा यानी कि कॉन्सेप्ट किसने दिया था? ठीक है, तो जैसे हम देखते हैं कि जो फूड है, फूड में, भोजन में कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, ये मुख्य घटक होते हैं। इसके अलावा जो विटामिन होते हैं वो एक सप्लीमेंट्री फूड फैक्टर होता है।
तो विटामिन्स का जो कॉन्सेप्ट सबसे पहले किसने दिया था? तो विटामिन का कॉन्सेप्ट सबसे पहले दिया कैसिमर पंक ने। कब दिया? 1911 और 12 में। तो जो कैसिमर पंक हैं वो पोलैंड के वैज्ञानिक हैं। उन्होंने 1911-12 में विटामिन की अवधारणा प्रस्तुत की और साथ ही इन्होंने सबसे पहले विटामिन शब्द का प्रयोग भी किया था। ठीक है, तो दो प्री के फैक्ट मिलते हैं कि विटामिन की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? तो किसने प्रस्तुत की? कैसिमर पंक ने की। विटामिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? कैसिमर पंक ने किया। इंग्लिश में क्या कहेंगे? द कॉन्सेप्ट ऑफ विटामिन डिराइव्ड बाय द कैसिमर पंक एंड आल्सो ही क्वाइन द टर्म विटामिन्स। यहाँ से हमको दो फैक्ट मिलते हैं। क्लियर हो गया? फिर आते हैं हम विटामिन के प्रकार। तो विटामिन जो है वो घुलनशील किसमें है, सॉल्युबल किसमें है, वो घुल किसमें जाते हैं, उसके आधार पर विटामिन को दो भागों में बांटा गया। ऐसे विटामिन जो जल में घुल जाते हैं और ऐसे विटामिन जो वसा में घुलनशील होते हैं। ठीक है, जल में और वसा में घुलनशील। द विटामिन विच आर सॉल्युबल इन वाटर एंड द विटामिन विच आर सॉल्युबल इन फैट। तो इसके आधार पर विटामिन को दो प्रकार से बांटा गया है। तो जो जल में घुलनशील विटामिन है वो है विटामिन बी, और अल्फ़ाबेट में विटामिन बी के बाद क्या आएगा? विटामिन सी। तो बी और सी ये कैसे हैं? जल में घुलनशील विटामिन है। जबकि वसा में जो घुलनशील विटामिन है वो कौन कौन से हैं? विटामिन ए, डी, ई और के। ए, डी, ई और के ये कैसे विटामिन हैं? वसा में घुलनशील विटामिन है। तो जब प्री में अगर आप देखेंगे क्वेश्चन उठाकर तो यहाँ से पूछता है, ये पूछता है कि निम्न में से कौन सा वसा में घुलनशील है और कौन सा जल में घुलनशील है। ठीक है, एक हो सकता है विटामिन के कितने प्रकार हैं? मुख्य रूप से विटामिन के दो प्रकार हैं, जो वाटर में डिजॉल्व हो सकता है और जो फैट में डिजॉल्व होगा। जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील। जल में घुलनशील विटामिन दो हैं, विटामिन बी और विटामिन सी, बी के बाद सी। और वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई और के। ए नीचे है, फिर बी, सी, फिर डी और ई नीचे है, लास्ट वाला के है। इस तरीके से आप याद रखेंगे। ये हो गया प्री का दूसरा कॉन्सेप्ट। फिर आते हैं फ्रेडरिक गोलैंड हॉपकिंस। फ्रेडरिक गोलैंड हॉपकिंस। तो फ्रेडरिक गोलैंड हॉपकिंस थे। इन्होंने विटामिन को क्या कहा? सहायक आहार कारक कहा। क्या कहा इन्होंने? सहायक आहार कारक, सप्लीमेंट्री। ठीक है, सप्लीमेंट्री फूड फैक्टर। तो अगर हम देखें तो मुख्य रूप से भोजन में आप क्या लेते हैं? जैसे आप रोटी खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, सब्जी खा रहे हैं, तो मुख्य रूप आहार आपका क्या है? रोटी और चावल जैसे आप खा रहे हैं। तो रोटी में क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। चावल में भी क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, जो अल्टीमेटली टूटेगा, ग्लूकोज स्टार्च बनाएगा। ठीक है, तो किस कार्बोहाइड्रेट होगा, फैट होगा, प्रोटीन होगा, तो वो हमारे आहार के मुख्य घटक हैं। द मेन कंपोनेंट ऑफ फूड आर कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। जबकि जो विटामिन, जैसे हरी साग सब्जियां खा रहे हैं, पंडा खा रहे हैं, मांस खा रहे हैं, दूध ले रहे हैं, तो इनमें क्या होता है? आपका विटामिन होगा। जैसे विटामिन बी होगा, B1, B2, B3 अभी हम पढ़ेंगे आगे। ठीक है, किसी में विटामिन सी होगा। तो जो विटामिन होते हैं वो मुख्य आहार नहीं है, आहार के मुख्य घटक या मुख्य आहार कारक नहीं है। विटामिन क्या होते हैं? सहायक आहार कारक हैं, जिसे हम मुख्य रूप से भोजन में नहीं लेते हैं। द विटामिन आर अ सप्लीमेंट्री फूड फैक्टर, द सप्लीमेंट्री फूड दैट आर नॉट द एसेंशियल और प्राइम फूड। ओके, तो फ्रेडरिक गोलैंड हॉपकिंस नामक साइंटिस्ट थे। इन्होंने विटामिन को क्या कहा? सहायक आहार कारक कहा। तो यहाँ तक हम देखते हैं, एक हम लोग का एक जोन हो गया, जहाँ से प्री के जोन में इसमें ये क्या है? इसका फैक्ट है, जहाँ पर आप कंप्लीट क्या देख पाएंगे? इससे रिलेटेड फैक्ट देख पाएंगे। अब हम आगे पढ़ेंगे, हम एक एक विटामिन के बारे में बात करेंगे। तो विटामिन, उसका रासायनिक नाम, फिर उसकी कमी से होने वाले रोग और उसके स्रोत के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ तक समझ में आपको फैक्ट। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे क्लियर करिए।